हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी ऑपरेटर्स, गोल्गी ऑपरेटर्स, लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया, डिप्टियोसोम आदि नामों से जाना जाता है। ये आपको यह बहुत कंफ्यूज करता है, नाम टर्म बदल देते हैं और दिक्कत होने लगता है। तो आपने देखा कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसको गोल्गी बॉडीज, गोल्गी ऑपरेटर्स, लिपोकॉन्ड्रिया, डिप्टियोसोम आदि नामों से जाना जाता है। एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी, साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसको खोजा था। कैमिलियो गोल्गी इन एनिमल सेल, जंतु कोशिका में, एनिमल सेल जंतु कोशिका में उन्होंने इसकी खोज करके डिस्कवर की थी। ये बताया गया कि ये जो कैमिलियो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो भी क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी कि नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, not found in prokaryotic cells as bacteria, blue-green algae, mycoplasma। क्लियर हुआ आपको? ये जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब अगर देखेंगे, ये भी चर्चा हुई कि यह केवल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। उसमें आपको बताया गया कि यदि याद होगा आपको, एनिमल से याद होगा तो बीच में ऐसे केंद्रक है, ऐसे केंद्रक है, केंद्रक के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहां से 4 से 10, 4 to 10 ऐसे 4 to 10 ऐसे साइक्लाइड स्ट्रक्चर पाई जाती है। 4 से 10 ये 4 to 10 साइक्लाइड स्ट्रक्चर। साइक्लाइड स्ट्रक्चर known as गोल्गी sacs। यस लगा दिया, गोल्गी sacs। क्लियर हुआ आपको? ये जो होता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, वह यहां से लेकर केंद्र से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। और उसमें भी क्या होता है, ऐसे 4 से 10 थैली के जैसे संरचना पाई जाती है। उन थैलियों को गोल्गी सैक्स कहा जाता है। थोड़ा सा फिर वापस हम लोग क्लियर करते हैं कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसको कैमिलियो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स रख दिया गया या गोल्गी बॉडी रखा गया। क्लियर हो गया आपको? तो बताया गया इसमें यहां से लेकर और यहां तक, यानी केंद्रक आवरण से लेकर, केंद्रक से लेकर के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक थैली की जैसी चपटी थैली की जैसी संरचना पाई जाती है। उन थैलियों को गोल्गी सैक्स कहते हैं, पाया जाता है। और पूरे थैलियों के समूह को गोल्गी बॉडी या गोल्गी ऑपरेटर्स कहते हैं। खोजा था कैमिलियो गोल्गी ने। क्लियर हो गया आपको? जिसे पाया जाता है केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा फंक्शन लिख दिया जाए। फंक्शन यानी कार्य आता है, क्या कार्य करता है, तो फंक्शन यानी कार्य, FUNCTION फंक्शन यानी कार्य।
किसका कार्य? गाल्गी कॉम्प्लेक्स का। तो सबसे पहले नंबर 1 है सिक्रीशन ऑफ या सिक्रीशन ऑफ वेरियस एंजाइम। नंबर 1 पहला काम हो गया कि ढेर सारे एंजाइमों का सिक्रीशन यानी स्रावण करता है। सिक्रीशन यानी कि स्रावण करता है, जो अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग कार्य करती है। दूसरा है सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन दूसरा कार्य हो गया सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्लियर हो गया आपको? तो यह क्या हो गया? सेल प्लेट फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल प्लेट फॉर्मेशन का निर्माण करता है। तीसरा देखेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन सेल वॉल फॉर्मेशन याद हो गया आपको? सेल वॉल पढ़ेगा कोशिका भित्ति, तो उसके निर्माण में भी यह सहायता करता है। दो चीजें आपको पेज में मिला आपको कि सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन के बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेल वॉल बनता है, तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन में सहायता करता है। और चौथा काम है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। यह क्या करता है? एक्रोसोम के निर्माण में सहायता करता है। एक्रोसोम फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। यदि एक्रोसोम की बात करेंगे तो एक्रोसोम पाया जाता है, जो क्रोमोसोम पाया जाता है, जो स्पर्म पाया जाता है, उसके आगे शुक्राणु की हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्राणु के आगे ऐसे टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, टेल बोलते हैं। ये हेड है, ये टेल हो गया, और इसे कहते हैं एक्रोसोम। क्लियर हुआ आपको? यह जो एक्रोसोम होता है उसका निर्माण करता है कौन? करता है गाल्गी कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? ओके, हम लोग अब नया सेल ऑर्गेनेल्स की चर्चा करने जा रहे हैं। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संक्षेप में ER कह सकते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, इसका खोज किया था पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने। पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी, किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये अभी जो होता है फाउंड इन यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल, यह केवल यूकारियोटिक सेल में पाया जाता है। उसमें चर्चा हुई थी कि अब्सेंट इन नहीं पाया जाता, अब्सेंट इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर होगा आपको? यह जो होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोजा था पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने। यह अगर देखा जाए तो यह मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। यदि आपको सेल की तस्वीर याद है तो सेल ऐसे देखिए, ऐसे सेल बनाए थे, बीच में से केंद्र का आपने बनाया होगा। तो यहां से लेकर के यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहता है, यानी फाउंड्स पाया जाता है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। क्लियर हो गया आपको? यह अगर देखेंगे तो यह 3 प्रकार के संरचनाओं से मिलकर बना होता है। 1 2 3
सिस्टर्नी, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स। ये जो होता है 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया आपको कि इस प्रकार से अगर इसको हिंदी में लिखते हैं तो सीधे लिखवा सकते हैं। क्लियर करने के लिए कि क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। साथ में लिखा गया बैक्टीरिया, नीले सवाल में यह नहीं पाया जाता है। आगे लिखा गया है यह मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। यह जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यानी सबसे बाहर से लेकर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला होता है। और आगे देखेंगे तो यह 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। CISTERNAE सिस्टर्नी, वेसिकल्स VESICLES वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। ये हो गया आपके 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ये देखिए इसको हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर, राइबोसोम। याद हो गया कि राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार होता है? 2 प्रकार का। एक हो जाएगा रफ, ROUGH, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको संक्षेप में रेर कह सकते हैं, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हुआ आपको? यानी कि राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन आउटर सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रेटिकुलम के बाहरी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर जो राइबोसोम होता है वह 2 प्रकार का होता है। सॉरी, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह 2 प्रकार का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने लिखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ, 2 प्रकार का होगा, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ यानी कि चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? अब पहले हेडिंग डालेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हेडिंग डाला आपने? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस पे कहेंगे ऑन आउटर सरफेस, बाहरी सतह पर राइबोसोम फाउंड, राइबोसोम फाउंड, यानी जो राइबोसोम होता है वह बाहरी सतह पर इसके पाया जाता है। और जो राइबोसोम पाया जाता है तो क्या करता है, ये उसका जो बाहरी सतह है खुरदुरा हो जाता है। क्या हो जाता है? खुरदुरा हो जाता है। और इसीलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी खुरदुरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थोड़ा सा और देखिए, आप पाए थे कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है किस पे क्या जुड़ा होता है, उस पर राइबोसोम जुड़ा होता है। और पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उन कोशिकाओं में पाया जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली फाउंड ऑन दोज सेल्स हु हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया? तो ये क्या करता है, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है उसमें ये विशेष प्रकार के पाए जाते हैं। अब थोड़ा दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरा वाला है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर क्या होता है कि राइबोसोम नहीं पाया जाता, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसकी जो बाहरी भित्ति है, सतह है, वह क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, चिकना रहता है। और इसलिए इसका नाम है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कह सकते हैं राइबोसोम नॉट प्रेजेंट
इन नॉट प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस। इसके बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से इसकी उपस्थिति के आधार पर आपने राइबोसोम को दो प्रकार से बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो प्रकार से बताया था। अब अगर देखा जाए तो लिखेंगे फंक्शन यानी कार्य किसका, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 1 देखेंगे तो प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड देता है इंटरनल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल में आंतरिक स्ट्रेंथ में ताकत शक्ति। ये क्या करता है, कोशिका को आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, TION। यह कोशिका के अंदर पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है। नेक्स्ट हो जाएगा सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल। यस यस, क्या हो गया, ये रेड वाला करेगा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये वाला करेगा रेड वाला, रफ वाला, RER वाली करता है। नेक्स्ट वाला कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, यह भी है से ये करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आपने लिखा कि ये क्या करता है, कोशिका को आंतरिक मजबूती करता है, हेल्प इन इंट्रासेल्युलर, कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का स्थानांतरण में सहायता करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल, इसका संश्लेषण करने का काम करता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज करने का काम करता है। ये तो हो गया इसका कार्य। क्लियर हो गया आपको? यानी कि आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंध में। ओके, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, किसकी, केंद्र की। याद होगा आपको कि केंद्र की उपस्थिति और विकास के आधार पर कोशिकाओं को दो प्रकार से बांटा गया था, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। थोड़ा सा फिगर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो फिगर ऐसे है, चित्र जो बनाया गया ऐसे होगा, ऐसे, तो बीच में ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, कोशिकाओं के मध्य में एक गोल संरचना पाई जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। इसी की उपस्थिति के आधार पर आपने कहा था कि कोशिका दो प्रकार की होती है। अगर हम देखेंगे कि जो केंद्रक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बना दे इसका, तो बड़ा चित्र देखेंगे तो ये होता है, जो केंद्रक होता है वह डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना रहती है। जो केंद्रक है वह डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना रहती है इस प्रकार से। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर गया आपको? अब ये देखिए, बात समझ में आया कि जो केंद्र कोशिका के अंदर जो होता है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, उसको केंद्रक कहते हैं। तो अगर केंद्रक देखा जाए तो दो झिल्लियों से घिर के बना हुआ है, तो बाहर वाली झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं
अंदर वाली झिल्ली को ईथर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। दो इन झिल्लियों के बीच में पतला पतला छिद्र पाया जाता है जिसे न्यूक्लियर पोर यानी केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके अंदर झिल्लियों के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है, इसके 4 ही भाग होते हैं। सबसे पहले कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका कह सकते हैं इसको, कैरियोथिका। दूसरा है न्यूक्लियर सैक या न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कैरियोलिम्फ भी कह सकते हैं, कैरियोलिम्फ कह सकते हैं। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, न्यूक्लियस केंद्रिका, और हो गया क्रोमैटिन थ्रेड। क्लियर हो गया आपको? तो अब हम लोग चर्चा करेंगे सबसे बाहर की ओर जो पाया जाता है, हेडिंग डाल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की ओर कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कह सकते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वह द्वारी झिल्ली से घिरा होता है। केंद्र के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये क्या करता है उसके चारों तरफ पाया जाता है यह द्वारी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। उसमें कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें जगह जगह अनेक असंख्य छिद्र होते हैं, पतले पतले छिद्र होते हैं, तो उनको केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसी न्यूक्लियर पोर के माध्यम से पदार्थ केंद्रक से बाहर या बाहर से अंदर आते हैं। दूसरा आ जाएगा न्यूक्लियर सैक, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कह सकते हैं केंद्र के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, एक अपेक्षाकृत अधिक गाढ़ा संरचना पाया जाता है, गोलाकार संरचना पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाद इसमें अगर देखेंगे तो अनेक ऐसे पतले पतले क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं, धागे पाए जाते हैं, और यही क्रोमैटिन थ्रेड कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम का निर्माण कर देते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से यह हो गया केंद्र के न्यूक्लियस की संरचना। अब अगर फंक्शन यानी कार्य देखेंगे तो कार्य क्या करता है, यह कोशिका के समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि रेगुलेट सेल ऑर्गेनेल्स, सभी कोशिकाओं के क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और यही जो क्रोमैटिन थ्रेड होती है कोशिका विभाजन के समय क्या करती है, क्रोमोसोम्स का निर्माण करती है, क्रोमोसोम्स का निर्माण करती है। और जो क्रोमोसोम होता है यही क्या होता है, पैरेंटल यानी कि जितना इंफॉर्मेशन होता है सब ले जाने का काम करता है, यानी यही गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र से आपको पढ़ेंगे गुणसूत्र के ऊपर जीन पाया जाता है, यह संतानों में लक्षणों को ले आने का काम करता है। तो इस प्रकार से याद हो गया आपको। अगर कार्य पूछा है केंद्र का कार्य, तो कार्य हो जाएगा कि सभी कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और यह केवल और केवल विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसी के अंदर क्या होता है, वो क्रोमोसोम यानी क्रोमैटिन तंतु पाई जाती है, जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्रोमो केंद्र का कार्य। क्लियर हो गया आपको? आज आपने 3 कोशिकाओं को पढ़ा, कुछ छूटा होगा तो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।